सभी मित्रों को सबसे प्रथम नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आज कुंवर सिंह कॉलोनी चास में महावीर मेंशन में ब्रह्मा स्कूल ऑफ कंपटीशन में क्लास लेने का मौका, तो मेरे पास पर्याप्त समय रहता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इतना मैसेज और ये किया कि कब से क्लास स्टार्ट किया जाए, तो फिर ये व्यवस्थाएं की गई और फिर ये क्लास स्टार्ट किया। और यह भी जरूरी था इसलिए क्योंकि झारखंड में वैकेंसी की दौर स्टार्ट हो गया। आप देखे होंगे कि अभी झारखंड में जीएसएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई। इसके ठीक नेक्स्ट डे जो है आप पीजीटी का देख लिए होंगे कि वैकेंसी आ गई होगी। और आने वाले दिनों में झारखंड के ग्रेजुएट लेवल के साथ साथ जेपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जब वैकेंसी इतने दिनों के बाद आ रही है तो वैकेंसी आने से तो ये होगा नहीं, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगा। और मेहनत करने के साथ साथ एक होता है लक, LUCK। ये होता है कि चलो डेली भगवान की पूजा करेंगे और लक साथ देगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही, हम लोग को इस लक पे भी काम करना है, बिल्कुल काम करना है। इसका मतलब हुआ कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लक का मतलब ये नहीं हुआ कि हम भाग्य के भरोसे लेंगे और हमारा फाइनली अंतिम रूप से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे लक लेना है, लेकिन ये जो लक होगा ये होगा लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मेहनत आप करेंगे, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन का लेवल हाई होता जाता है। अंडर करेक्ट नॉलेज, रणनीति अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वो किताब पढ़ लिए, पूरी किताब पढ़ लिए, अब लास्ट में क्या हुआ, रिवीजन कर नहीं पाए, सिलेक्शन नहीं होगा। तो करेक्ट नॉलेज यानी आपकी रणनीति जो है अच्छी होनी चाहिए। रणनीति का मतलब ये है कि आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। जिस दिन ये आप समझ जाएंगे उस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपको सिलेक्शन लेने से पहले, जो सिलेक्शन आप लेंगे इससे पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ें और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप जब ये रणनीति के साथ चलेंगे और आप करेक्ट नॉलेज, आप एक ज्ञान लेंगे तो आप जो है अंतिम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आप मुझसे जुड़े हैं। आने वाले दिनों में जब बहुत ऐसे मित्र हैं बोले कि सर जेपीएससी मेंस का क्लास स्टार्ट करें, तो जेपीएससी मेंस का भी क्लास शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे और उसमें क्वेश्चन राइटिंग का भी प्रैक्टिस होगा। अभी जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को कंबाइन लेके पीटी का चलेगा। हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। बहुत विस्तृत में नहीं जाएंगे, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। यानी रेस क्या है, बहुत कम समय है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो मुझे तेजी से निकलना पड़ेगा। तेजी से मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लें और अपना समय खत्म करें। पढ़ना वही है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यदि किसी भी टॉपिक को यदि हम पढ़ें तो उस टॉपिक से एग्जामिनेशन में यदि कोई प्रश्न आता है तो 5 प्रश्न आता है तो 5 का प्रश्न मेरा सही हो। यदि 5 प्रश्न नहीं भी सही हो तो 4 से नीचे होने का कोई गुंजाइश ही नहीं। पहली चीज, जो बंधु हमारे जेपीएससी मेंस में तैयारी कर रहे हैं, जेपीएस क्योंकि वैकेंसी आई नहीं है तो तैयारी कर ही रहोगे जेपीएससी, तो लिखने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप सिविल सर्वेंट जब बन जाएंगे तभी, जब आप जितना पढ़ेंगे उतना आप लिखेंगे तब। यदि आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस है, तो ये एक दिन में संभव नहीं है कि आप सब कुछ कर लें। ये निरंतर प्रयास से ही संभव हो पाएगा कि आप बेहतर अंक ला पाएंगे। खैर, अब हम लोग चलते हैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली जो जनरल स्टडीज है, जो जीएस में, वो जीएस में आपके जेपीएससी
बीपीएससी या कोई भी एसएससी की एग्जामिनेशन, या बीएसएससी ले लें या जेएसएससी ले लें, सभी में काम देगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, और पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन अमूमन देखें तो 7 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप बेहतर एक अच्छे रणनीति के साथ पॉलिटी को पढ़ लेते हैं तो आपको 10 प्रश्न यदि पूछे गए हैं तो आप 10 में 10 सही कर लेंगे। यदि 1-2 मिस्टेक हुआ तो आप किसी भी तरह 10 यदि प्रश्न पूछे तो 8 से नीचे नहीं जाएंगे, और आप किसी एक सेक्शन में 8 प्रश्न कर लेते हैं तो आप समझिए कितने बेहतर पे आप जा रहे हैं। तो हम लोग एक एक चीज को लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का आज पहला क्लास है, और पहले क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में स्टार्ट करते हैं संवैधानिक विकास। अब आता है संवैधानिक विकास। संविधान। तो संवैधानिक विकास में जो भारत में आप देख होंगे कि जो अंग्रेज आए वो एक व्यापारी के रूप में आए, लेकिन जब वो भारत आए तो उनका व्यापार करना उद्देश्य जो था वो एक राजनीतिक उद्देश्य में परिणत हो गया। तो धीरे धीरे जब देखते हैं कि प्लासी का युद्ध, दो विस्तृत नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है बहुत ज्यादा, तो वो जब प्लासी का युद्ध जब डिस्ट्रिक्ट सेक्शन चलेंगे तो और ज्यादा चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2-3 चीजें आ रही। प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। ये प्लासी और बक्सर का युद्ध बहुत बिग जो है टर्निंग पॉइंट भारत के अंग्रेज के संबंध में। जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757, क्योंकि ये कभी कभी बीपीएससी तो खासकर डेट पूछ देता है कि ये प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 1757 से काम नहीं चलेगा। 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764, ये भी लिख लीजिए। 23 अक्टूबर 1764, ये दो, ये टर्निंग पॉइंट रहा भारत में वर्चस्व। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व पूर्ण रूप से हो गया। जब स्टार्ट हुआ तो संवैधानिक विकास यहां से स्टार्ट हुआ। देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को जो एलिजाबेथ थी उसके द्वारा कर दिया गया। ये डेट भी याद रखिए। तो यहाँ पे 1600 ईस्वी में एक चार्टर अधिनियम जो था, उस चार्टर अधिनियम के द्वारा यानी राजलेख के द्वारा एक यहाँ पे शासन स्टार्ट कर दिया गया कि ये चीज हो। इसके बाद लेकिन कंपनी की जो स्थापना कर दी गई, वो कंपनी उस समय कोई लिखित संविधान नहीं था कि कभी कंपनी को रेगुलेट कैसे किया जाए। इसके लिए एक पहली बार जो है 1773 ईस्वी में, ये दो डेट याद रखें, 3 डेट यहाँ याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764। जब भी कोई पॉइंट रहेगा और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बोल दूंगा और आप उसमें स्टार लगा लेंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। ये 3 इंपॉर्टेंट है अभी तक। 1773 ईस्वी में जो है एक एक्ट आता है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 चीज को देखिए। उसमें मुंबई, कोलकाता और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी। कोलकाता के जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर होते थे उनको, बंगाल के जो गवर्नर होते थे, उस बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स लिखिए। 1773 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। पहला पॉइंट हो गया और ये मुंबई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया। 1773 के एक्ट का दूसरा था इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तीसरा पॉइंट था ये केंद्रीय प्रशासन की नींव। एक बार राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, किस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के द्वारा भारत में जो है एक संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ये लिख सकते हैं, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1773 एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 एक्ट के द्वारा में ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की 1774 में 1774। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर इलाजी एमपी, नाम लिख लीजिएगा, सर इलाजी एमपी। सर इलाजी एमपी जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे HCL। कौन 3 न्यायाधीश थे? HCL। H का मतलब हुआ हाइट, C हुआ चैम्बर्स, L लेजिस्लेचर। याद रखिएगा कि 1773 एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलाजी इम्प्ले थे और 3 अन्य न्यायाधीश बने HCL, हाइट, लेजिस्लेचर एंड चैम्बर्स। इसके बाद एक इसमें पॉइंट आता है, क्योंकि उस समय कंपनी घाटा में जा रही है, संविधान लाना नहीं है, उसको लिखित था नहीं, तो उसमें यह कहा गया कि जो कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हों, वो कर्मचारी किसी से निजी उपहार नहीं लेंगे।
और न कोई निजी व्यापार करेंगे। वर्तमान में तो आप देख ही रहे होंगे, ये तो आम बात है। यानी आप निजी कोई अपना काम नहीं करेंगे, और यदि कोई उपहार देता है तो वो भी आप नहीं करेंगे। उपहार या निजी व्यापार, प्राइवेट बिजनेस कोई करेंगे तो ये दो चीज याद रखिए। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 5 पॉइंट। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मेरे साथ बोलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तक किताब नहीं देखना है, बोलना है। मैं पूछ रहा हूं, आप साथ साथ चलिए, रिवीजन भी होगा। प्लासी युद्ध कब हुई? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 जून था, 23 अक्टूबर को हुआ, बाद में हुआ 1764 में हुआ। वेरी गुड। अब 1773 की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ आपको 31 दिसंबर 1600। अब आया कि 1773 के एक संघी क्या क्या था। बंगाल के गवर्नर को पद को बंगाल के गवर्नर जनरल का दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। 1773 के एक्ट के द्वारा में ही भारत में संसदीय व्यवस्थाएं अंग्रेज के द्वारा एक यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 के एक्ट के द्वारा ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलआरजी इंफले थे, और इनके अन्य न्यायाधीश जो थे एससीएल थे। एससीएल में क्या क्या? एससीएल में आपका आ गया हाइट, चेंबर्स एंड डिस्ट्रिक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है उपहार और निजी व्यापार जो किया जाता था उस पे रोक लगा दी गई, प्रतिबंध कर दिया गया। तो 1773 के एक्ट में आप इतना यदि कर दिए तो किसी भी तरह 1773 के एक्ट से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। एंड नेक्स्ट, अब 1773 का एक्ट आया। जब कभी भी किसी एक्ट को लाया जाता है तो उसमें कुछ खामियां होती है, उस खामियां को दूर नेक्स्ट में किया जाता है। अब उस एक्ट की खामियां को दूर करने के लिए एक लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, सब बीच में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, ऐसे तो लिखना हो तो लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या? पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? यहां से एक प्रश्न पूछता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, पिट्स इंडिया एक्ट, इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन प्रारंभ, यानी दो चीज आया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोहरे प्रशासन आया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर कहां होता है याद रखिए, डायरेक्टर नहीं व्यापारिक मामलों के लिए, डायरेक्टर मतलब व्यापार। एक कंपनी है उसका डायरेक्टर है, याद रखने के लिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। तो कैसे याद रखिएगा?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब व्यापारिक मामले में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तो व्यापार हुआ दूसरा राजनीतिक होगा। जो मंदिर है, लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन स्टार्ट किया। तो आप याद रखिए 1784 चार 1784 में दोहरे प्रशासन की। दोहरे प्रशासन में क्या है, व्यापारिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए कि यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है ये दोनों को 1858 में समाप्त कर दिया जाता है। इसी बोर्ड जो दोहरे प्रशासन में जो दो चीजें आई, व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामले में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को जो है 1858 में जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, उस अधिनियम के द्वारा इस एक्ट को वहां भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिए या फिर किसी स्टार लेके एक जगह लिख लीजिए कि 1858 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। अच्छा, ये एक चीज और, अच्छा ब्रिटिश 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटिश पीएम कौन थे, लिख लीजिए लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। के रेगुलेटिंग एक्ट में लॉर्ड नॉर्थ। तो 1784 यानी 1784 के जो एक्ट है उसमें दो चीज आया, इससे ज्यादा यहाँ नहीं देखना। ये दोनों लिख लिए होंगे आप लोग, व्यापारिक मामले, और यहाँ एक स्टार देके एक पॉइंट लिख लीजिए कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। एक कल का मामला है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं उनको सदस्यता से क्या किया गया, अयोग्य घोषित किया गया। लेकिन कल यदि होगा तो मुझे लगता है कल का क्लास जो होगा इसी पे विस्तृत चलेगा। ये मुद्दा क्या था, कब ये मुद्दा आया, चर्चा में क्यों रहा, आईपीसी की धारा जो है वो क्या बोलती है, संविधान में इसका प्रावधान क्या है, ये कब कब अयोग्य, किस किस अवस्था में संसद के सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है, क्या क्या मेरे से भी प्रश्न पूछ रहा है। अब तो इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कल विस्तृत एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना के हम इसको बता दें। तो संवैधानिक विकास में हम देखते हैं नेक्स्ट 1793 का। तो 1793 के एक्ट में क्या क्या दिया गया, पानी की बोतल
काफ़ी दिनों के बाद क्लास लेने के बाद गला सूख जाता है। तो 1793 के चार्टर तो हम लोग देखें 1700 यानी 1784 इसमें देखें कि दो दोहरे शासन स्टार्ट हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी नियंत्रण और ये कंट्रोल डायरेक्ट, तो बोर्ड ऑफ निर्देशक। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रण था उसके जो सदस्य थे, अब यहाँ का है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इसके जो सदस्य थे या कर्मचारी थे, उसका जो वेतन तो मिलता था, उसके जो वेतन मिलते थे वो भारतीय राजस्व के द्वारा, राजस्व से ही, भारतीय राजस्व से ही इनको वेतन दिया जाता था। तो 1783 के एक्ट में सिर्फ एक चीज मुझे याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत, लिखना चाहें लिख लीजिए, इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रण बोर्ड था, उसके सदस्य और कर्मचारी के वेतन आदि जो दिए जाते थे वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की, यानी उनको भारतीय राजस्व से जो है उनको वेतन और दे दिया जाता। तो अब जो है फिर रिवीजन करते हैं। प्लासी का युद्ध कब, आप लोग बोल दिए होंगे 23 जून 1757। बक्सर का 23 अक्टूबर 1764। ये दोनों जब हिस्ट्री क्लास में चलेंगे तो विस्तृत एक क्लास लंबा चलेगा, ये तो अभी नहीं। ये जब हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब, 31 दिसंबर 1600। अब आते हैं पहला एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत मुंबई, बंगाल और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, वो तीनों में बंगाल की जो प्रेसिडेंसी, बंगाल के जो गवर्नर थे उसके पद को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया, और मद्रास और मुंबई दोनों को इसके अधीन कर दिया। नेक्स्ट, जो केंद्रीय व्यवस्था, एक संसदीय व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, 1773 एक्ट के द्वारा ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके मुख्य न्यायाधीश सर इलाजी इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, HCL हाइट चैम्बर एगेन। इसमें ही एक उपहार और निजी व्यापार करने पे रोक लगा दिया गया। 1773 के बाद हम लोग देखें 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया, जो 1773 के कमियां को दूर करने के बस पूछते हैं। नेक्स्ट, 1784 ईस्वी में 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आती है। इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ, दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीति के लिए। नेक्स्ट, जब हम 1793 चार्टर के अधिनियम में आते हैं, वहां जो है, और एक चीज और, 17 से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की जो व्यवस्थाएं चालू की गई थी, उसे खत्म कब होता है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके सदस्य और कर्मचारियों का जो वेतन आदि थे वो कहां से मिलता, भारतीय राजस्व से मिलना है। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1800
1813 का एक्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या होता है? स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और सिलेक्शन 100% लेना है। और निरंतर अभ्यास ही भी जरूरी है, क्योंकि जब तक निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। अब आते हैं हम लोग 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। यहां पे जो कंपनी का अधिकार पत्र था, कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। पहला काम, ये जो अधिकार पत्र था इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो आप लोग याद रखेंगे 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ, चीन के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाय, यानी चाय और चीन, दो चीज याद रखिएगा, चाय और चीन। भारत के साथ क्या हुआ? खत्म कर दिया, लेकिन ये दोनों के साथ, पूर्वी देशों के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार करना कंटिन्यूअस करना। लेकिन फिर नेक्स्ट एक्ट में आएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तत्काल इतना है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, व्यापार के साथ, भारत के साथ व्यापार करने का जो है छीन लिया गया, और चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए 20 जो अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरों का आगमन स्टार्ट के लिए प्रारंभ हो गया। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आने की सुविधा मिला? तो ईसाई जो मिशनरी पादरी थे उनको भारत आने की जो सुविधाएं हैं जो प्रदान की गई वो है 1813 यानी 1813 के एक्ट के द्वारा दिया गया। साथ ही अब देखिए कैसे धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश वर्चस्व बढ़ता चला गया। अब पहले कुछ लोग आते थे, अब इस अधिनियम के द्वारा सभी ब्रिटिश नागरिक को, जितने भी ब्रिटिश नागरिक हैं वो सभी आइए और भारत में अपना व्यापार, आप जितने
जितने ब्रिटिश नागरिक हैं आप खुले आइए। यहाँ से प्रतिबंध था वो हटा दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिक को भारत के साथ व्यापार करने के लिए खोल दिया गया। ईसाई पादरी आने लगे, व्यापार खोल दिया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार इस अधिनियम, चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया की व्यवस्था की गई। अभी जो बजट में देखते हैं ना कि बजट में शिक्षा के लिए करोड़ों रुपया दी जाती है, उस समय इस चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा पे खर्च के लिए 1 लाख रुपया का धनराशि का प्रावधान, वार्षिक धनराशि का प्रावधान कर दिया गया कि आप वर्ष में 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में हम लोग क्या क्या देखे? एक देखे कि कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। भारत के साथ व्यापार जो कंपनी थी वो भारत कंपनी के और भारत के साथ जो व्यापार था वो करने का जो एकाधिकार था उसे छीन लिया गया। और चीन और पूर्वी देशों के जो चाय के साथ था उसको 20 वर्ष के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। ईसाई पादरियों को भारत में आने का इजाजत दे दी गई। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए वार्षिक जो धनराशि की व्यवस्था 1 लाख कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिक को भारत में व्यापार करने के लिए खोल दिए गए, यानी आप आइए भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं 1773 एक्ट से लेके 1813 एक्ट के तक। धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि बाद में ये रिकॉर्डिंग की गई, इससे पहले एक और क्लास लगातार क्लास ली तो थोड़ा थक गया, लेकिन अब एक्चुअली कैमरा की व्यवस्था कर दी गई है तो जो भी क्लास होगा वो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इससे पहले कुछ करंट अफेयर्स की क्लास ली गई और कुछ हिस्ट्री के कुछ टॉपिक लिए गए थे, तो इसलिए आज इतना ही। और हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग संविधान का लगभग चीज़ को कवर करेंगे। सिर्फ आज क्योंकि स्टार्ट करना था इसलिए कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी गई है और नेक्स्ट में 1833 का चार्टर अधिनियम ये सब देख लेंगे हम लोग। और हाँ, कुछ लोग आप लोगों को था कि सर पीजीटी के क्लास कब स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, तो देखिए जल्द ही पीजीटी का हिस्ट्री का क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट का तो अभी संभव नहीं है, लेकिन हिस्ट्री का क्लास जल्दी स्टार्ट होगा और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर ऑफ सीट जो है हिस्ट्री में पीजीटी में जो है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग टीचर के लिए लगभग 182 है शायद, 182 शायद। इसमें दो चीज़ है, एक तो जीएस है और हिंदी, दोनों 100 अंक का, और एक हिस्ट्री आपका रहेगा वो रहेगा 300 अंक का। आप समझ रहे हैं हिस्ट्री आपका 300 अंक का है, तो जब तीनों लेके चलेंगे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड के कुछ तो बहुत है। तो दूसरा क्या कि सर इतना पढ़ेंगे समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ेंगे, उसमें समझना नहीं है, तो उसमें भी इतना बेहतरीन ट्रिक सब है। और क्वेश्चन एक बार आज देख रहे थे, लड़के लाए थे, क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मिला क्या नहीं, तो बड़ी सिंपल सा चीज है, मगध शक्ति, मटर, गेहूं, जौ, सरसों, कपास, तिल मिले, हो गया। तो जब क्लास करेंगे तो और बहुत मजा आएगा, ये सब ट्रिक मिलेगा। जैसे बौद्ध संगति है उसका कहते हैं रवि पाक, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल। एक एक हिस्ट्री में बेहतरीन
हिस्ट्री तो रक्त रक्त में बैठती है, इसलिए एक एक ट्रिक बताया जाएगा। आजकल अकाक, आज माने आरासस्तु, कल कलासौक, अदासतु कला, ये सीक्वेंस है, तो इसकी भी लिया जाएगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, सब कर दिया जाएगा, सभी का ट्रिक दे दिया जाएगा, कैसे रटे, कैसे हमेशा के लिए याद रहे, सब व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। बस आप लोगों को बैठ के अध्ययन करना है, मेहनत करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग निरंतर अभ्यास कीजिए। कभी भी कोई दिक्कत हो जरूर मैसेज कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।